welcome back to my YouTube channel Danish Biology, and I am your biology instructor अदनान मुनीर। आप जानते हैं कि हमने फर्स्ट ईयर का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और आज सेकंड चैप्टर का दूसरा लेक्चर है हमारा, वो है इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन। आइए स्टार्ट करते हैं। कार्बन की क्या अहमियत है, ठीक है। कार्बन एक कंपाउंड है और इसकी अहमियत क्या है इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंस पढ़ने से पहले आपको एक बॉन्ड की तारीफ समझाना चाह रहा हूँ। क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। कार्बन किसी दूसरे एलिमेंट के साथ या कार्बन एटम के साथ जब मिलेगा तो वो किसी बॉन्ड के ज़रिए मिलेगा, और वो बॉन्ड कौन सा होगा, वो कोवैलेंट बॉन्ड होगा। तो देखते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है। द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू आर मोर एटम बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर वैलेंस शेल। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? ऐसा बॉन्ड जो दो या दो से ज़्यादा एटम्स के दरमियान बने, ऐसा बॉन्ड जो दो या दो से ज़ायद एटम के दरमियान बने। कैसे? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो आपस में शेयर करके, ये इलेक्ट्रॉन ये दोनों कैसे कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे? ये इलेक्ट्रॉन इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये वाला इसको इलेक्ट्रॉन, या दोनों के दरमियान में इलेक्ट्रॉन होंगे, दोनों के इस्तेमाल में होंगे, ठीक है। तो बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब वो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो वो उन दोनों के दरमियान बॉन्ड बन जाएगा, और ऐसे बॉन्ड को बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड बनता क्यों है? टू कंप्लीट देयर वैलेंस शेल। आखिरी शेल में हर एलिमेंट की कोशिश होती है कि उनके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं। उस 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए हर एलिमेंट की कोशिश होती है कि वो, या अगर 5 या 6 से ज़्यादा है तो वो किसी से इलेक्ट्रॉन ले ले। अगर कम है, 1 या 2 हैं, तो वो किसी को इलेक्ट्रॉन दे दे। तो इस तरह से हर जो एलिमेंट है वो अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने की कोशिश करता है, या अपना कंप्लीट कर लेता है या दूसरे का कंप्लीट करवा देता है। कि कब करवाता है? जब वो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो उन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट है जी, कार्बन इज़ अ बेसिक एलिमेंट। कार्बन एक बुनियादी एलिमेंट है ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का। कल भी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसा कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने, ऐसे कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो कार्बन क्या है कि एलिमेंट है किसका? ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ऑर्गेनिक कंपाउंड का बेसिक एलिमेंट, बुनियादी तौर पर दो कार्बन और हाइड्रोजन होंगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो कार्बन क्या है? बेसिक एलिमेंट है, और हाइड्रोजन भी बेसिक एलिमेंट है। कार्बन ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन इन द लाइफ स्केलेटन। कार्बन, अगर हम स्ट्रक्चर देखें, किसी भी एलिमेंट की स्ट्रक्चर देख लें, तो जो कार्बन है वो सेंट्रल पोजीशन पर होता है। तो ये कार्बन की एक और प्रॉपर्टी है, उसकी खूबी है कि वो सेंट्रल पोजीशन इख्तियार करता है किसकी? लाइफ स्केलेटन की। कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट। टेट्रा का मतलब होता है 4, टेट्रा मीन 4, यानी टेट्रावैलेंट है। तो इसके चार इसके बॉन्ड हैं, चारों के साथ कोई ना कोई आगे एटम अटैच हो सकता है, ये टेट्रावैलेंट होता है। इसके बाद ये रिएक्ट कर सकता है विद मैनी अदर एलिमेंट, बहुत सारे दूसरे एलिमेंट से, फार्मिंग अ कोवैलेंट बॉन्ड। दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता है, कैसे? उनके दरमियान बॉन्ड बना के। मैंने आपको पहले बताया कि जो बॉन्ड बनेगा एक एटम का दूसरे एटम के साथ, वो बॉन्ड कौन सा होगा? वो कोवैलेंट बॉन्ड होगा। उसके बाद कार्बन और
कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड होगा सी बॉन्ड सी, सी और सी के दरमियान जो बॉन्ड होगा द कम्बिनेशन ऑफ कार्बन एटम विद द अदर कार्बन एटम, एक कार्बन एटम का दूसरे कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनेगा और करेगा क्या, प्रोवाइड स्टेबल बॉन्ड, हमें स्टेबल बॉन्ड फ्राहम करेगा। वो स्टेबल बॉन्ड ब्रांच भी हो सकता है, अन ब्रांच भी हो सकता है और रिंग की फॉर्म में भी हो सकता है, यानी रिंग की फॉर्म में भी हो सकता है या फिर इस तरह ब्रांच फॉर्म में भी हो सकता है, ब्रांच फॉर्म में भी हो सकता है और अन ब्रांच इस तरह स्ट्रेट भी हो सकता है। तो किसी भी तरह का वो लिंकेज फ्राहम करेगा, स्टेबल कोई भी बॉन्ड देगा हमें जब वो किसी एटम का एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ जाके जी। नेक्स्ट है हमारा कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड। जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो क्या देगा हमें, पोटेंशियल सोर्स, एक बहुत कह लें कि हैवी तौर पर बहुत अच्छा बहुत बड़ा ज़रिया देगा किसका, केमिकल एनर्जी का किस लिए, सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए। हमारी सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो हमें क्या प्रोवाइड करेगा, वो केमिकल एनर्जी प्रोवाइड करेगा। और नेक्स्ट है कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड। कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड जो होगा वो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मालिक्यूल के दरमियान बनता है। कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो किन मालिक्यूल के दरमियान बनता है, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मालिक्यूल के दरमियान बनता है। और इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को या उस लिंकेज को, उस जोड़ को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्यों होती है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है किस किस के दरमियान, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मालिक्यूल के दरमियान जब कार्बन और ऑक्सीजन का मालिक्यूल बनेगा। नेक्स्ट है हमारा कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड। कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। और पेप्टाइड लिंकेज क्यों होता है, स्टेबिलिटी देता है किसको, कम्प्लेक्स प्रोटीन मालिक्यूल को। कार्बन और जो हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड बनेगा, कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मालिक्यूल के दरमियान बॉन्ड होगा और उस बॉन्ड को बोलेंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। जबकि जो कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान बॉन्ड बनेगा वो पेप्टाइड लिंकेज कहलाएगा और वो किसके दरमियान होगा, वो कम्प्लेक्स प्रोटीन मालिक्यूल के दरमियान होगा। उसके बाद कम्बिनेशन ऑफ कार्बन एटम विद 4 एटम, एक कार्बन एटम का किसी 4 कार्बन एटम के साथ टेट्राहेड्रोन, यानी जब कार्बन की चारों वैलेंसी के साथ हाइड्रोजन अटैच होगा तो इसको बोलेंगे टेट्राहेड्रोन। और ये प्रोवाइड क्या करेगा, स्टेबिलिटी कॉन्फ़िगरेशन, यानी किसी भी एलिमेंट को, किसी भी कंपाउंड को स्टेबल कर देगा। एक कंपाउंड स्टेबल हो जाएगा। कोई भी कंपाउंड स्टेबल तब होता है जब उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए। तो कार्बन है ही टेट्रावैलेंट है, जब चारों इसके बॉन्ड कंप्लीट हो जाएंगे तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन देगा। और जब हाइड्रोजन अटैच होगा तब भी ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन देगा चारों बॉन्ड्स के दरमियान। उसके बाद सोर्स ऑफ एनर्जी, कार्बन सोर्स ऑफ एनर्जी भी है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। कैसे, स्मॉल मालिक्यूल, जब छोटे मालिक्यूल लाइक ग्लूकोज, फैटी एसिड विच सर्व एज अ सोर्स एनर्जी आर सब यूनिट टू बिल्ड मैक्रो मालिक्यूल्स। जब छोटे मालिक्यूल्स जैसे कि ग्लूकोज, फैटी एसिड, ये एज अ सोर्स हम एनर्जी सोर्स इस्तेमाल करते हैं और ये जब आपस में मिलेंगे तो एक बड़ा मालिक्यूल बनाएंगे। स्मॉल मालिक्यूल यानी माइक्रो मालिक्यूल से एक बड़ा मालिक्यूल मैक्रो मालिक्यूल बनेगा। और स्मॉल मालिक्यूल ब्रोकन डाउन, ये जो स्मॉल मालिक्यूल हैं, ये फैटी एसिड, ग्लूकोज वगैरह, ये ब्रोकन डाउन जल्दी टूट जाते हैं टू रिलीज़ एनर्जी, और एनर्जी रिलीज़ करते हैं किस फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। स्मॉल मॉलिक्यूल क्या, जितने भी ग्लूकोज हैं, फैटी एसिड हैं, ये क्या करेंगे, हमें एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। कब प्रोवाइड करेंगे, जब इनके दरमियान जो बॉन्ड है वो बॉन्ड टूटेगा और हमें एनर्जी मिलेगी। नेक्स्ट है लार्ज ऑर्गेनिक मालिक्यूल। जब छोटे मालिक्यूल मिलेंगे तो कोई बड़ा मालिक्यूल बनेगा, जैसे कि सेलुलोज, फैट्स, प्रोटीन्स आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर। ये पानी में सॉल्युबल नहीं होते, कौन, फैट्स वगैरह पानी में सॉल्युबल नहीं होते क्योंकि ये मैक्रो मालिक्यूल्स हैं। लार्ज ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स हैं, दे फॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ द सेल।
तो ये क्या बनाएंगे, सेल की स्ट्रक्चर बनाएंगे कि जैसा कि सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन देखी जाए तो ये प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स और स्मॉल अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ये चारों मिलेंगे और बनेगी सेल मेम्ब्रेन। तो क्यों इनके मिलने से सेल मेम्ब्रेन क्यों बनती है? क्योंकि ये इनसॉल्युबल है वाटर के अंदर, क्योंकि सेल के जो साइटोप्लाज्म वो लिक्विड एरिया है। तो अगर सेल मेम्ब्रेन जो है वो इन एलिमेंट की ना बनी होगी, इन चीज़ों की ना बनी होगी, जैसे कि फैट्स हैं, मालिक्यूल्स हैं, सेलुलोज मालिक्यूल है, प्रोटीन मालिक्यूल है, तो इनकी ना बनी होगी तो वो वाटर में सॉल्युबल हो जाएगी। तो ये थी इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन, हमारा सेकंड लेक्चर, सेकंड चैप्टर का फर्स्ट ईयर में। आई होप आपको लेक्चर की समझ आई होगी। जिस पॉइंट में जहाँ पर भी कोई भी मुश्किल हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट है हमारा कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड। जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो क्या देगा हमें? पोटेंशियल सोर्स, एक बहुत कह लें कि हैवी तौर पर बहुत अच्छा, बहुत बड़ा ज़रिया देगा किसका? केमिकल एनर्जी का किस लिए? सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए। हमारी सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो हमें क्या प्रोवाइड करेगा? वो केमिकल एनर्जी प्रोवाइड करेगा। और नेक्स्ट है कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड। कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड जो होगा वो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मालिक्यूल के दरमियान बनता है। कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो किन मालिक्यूल के दरमियान बनता है? कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मालिक्यूल के दरमियान बनता है। और इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को या उस लिंकेज को, उस जोड़ को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्यों होती है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज? होती है किस किस के दरमियान? कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मालिक्यूल के दरमियान, जब कार्बन और ऑक्सीजन का मालिक्यूल बनेगा। नेक्स्ट है हमारा कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड। कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। और पेप्टाइड लिंकेज क्यों होता है? स्टेबिलिटी देता है किसको? कम्प्लेक्स प्रोटीन मालिक्यूल को। कार्बन और जो हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड बनेगा, कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मालिक्यूल के दरमियान बॉन्ड होगा और उस बॉन्ड को बोलेंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। जबकि जो कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान बॉन्ड बनेगा वो पेप्टाइड लिंकेज कहलाएगा और वो किसके दरमियान होगा? वो कम्प्लेक्स प्रोटीन मालिक्यूल के दरमियान होगा। उसके बाद कम्बिनेशन ऑफ कार्बन एटम विद 4 एटम। एक कार्बन एटम का किसी 4 कार्बन एटम के साथ टेट्राहेड्रोन, यानी जब कार्बन की चारों वैलेंसी के साथ हाइड्रोजन अटैच होगा तो इसको बोलेंगे टेट्राहेड्रोन। और ये प्रोवाइड क्या करेगा? स्टेबिलिटी कॉन्फ़िगरेशन, यानी किसी भी एलिमेंट को, किसी भी कंपाउंड को स्टेबल कर देगा। एक कंपाउंड स्टेबल हो जाएगा। कोई भी कंपाउंड स्टेबल तब होता है जब उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए। तो कार्बन है ही टेट्रावैलेंट है। जब चारों इसके बॉन्ड कंप्लीट हो जाएंगे तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन देगा। और जब हाइड्रोजन अटैच होगा तब भी ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन देगा चारों बॉन्ड्स के दरमियान। उसके बाद सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बन सोर्स ऑफ एनर्जी भी एनर्जी प्रोवाइड करता है। कैसे? स्मॉल मालिक्यूल, जब छोटे मालिक्यूल लाइक ग्लूकोज, फैटी एसिड विच सर्व एज अ सोर्स एनर्जी आर सब यूनिट टू बिल्ड मैक्रो मालिक्यूल्स। जब छोटे मालिक्यूल्स जैसे कि ग्लूकोज, फैटी एसिड, ये एज अ सोर्स हम एनर्जी सोर्स इस्तेमाल करते हैं और ये जब आपस में मिलेंगे तो एक बड़ा मालिक्यूल बनाएंगे। स्मॉल मालिक्यूल यानी माइक्रो मालिक्यूल से एक बड़ा मालिक्यूल मैक्रो मालिक्यूल बनेगा। और स्मॉल मालिक्यूल ब्रोकन डाउन, ये जो स्मॉल मालिक्यूल हैं, ये फैटी एसिड, ग्लूकोज वगैरह, ये ब्रोकन डाउन जल्दी टूट जाते हैं टू रिलीज़ एनर्जी, और एनर्जी रिलीज़ करते हैं किस फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। स्मॉल मॉलिक्यूल क्या, जितने भी ग्लूकोज हैं, फैटी एसिड हैं, ये क्या करेंगे? हमें एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। कब प्रोवाइड करेंगे? जब इनके दरमियान जो बॉन्ड है वो बॉन्ड टूटेगा और हमें एनर्जी मिलेगी। नेक्स्ट है
लार्ज ऑर्गेनिक मालिक्यूल, जब छोटे मालिक्यूल मिलेंगे तो कोई बड़ा मालिक्यूल बनेगा, जैसे कि सेलुलोज, फैट्स, प्रोटीन्स आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर। ये पानी में सॉल्युबल नहीं होते, कौन फैट्स वगैरह पानी में सॉल्युबल नहीं होते, क्योंकि ये मैक्रो मालिक्यूल्स हैं, लार्ज ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स हैं। दे फॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। तो ये क्या बनाएंगे, सेल की स्ट्रक्चर बनाएंगे कि जैसा कि सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन देखी जाए तो ये प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स और स्मॉल अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ये चारों मिलेंगे और बनेगी सेल मेम्ब्रेन। तो क्यों इनके मिलने से सेल मेम्ब्रेन क्यों बनती है, क्योंकि ये इनसॉल्युबल है वाटर के अंदर, क्योंकि सेल के जो साइटोप्लाज्म वो लिक्विड एरिया है। तो अगर सेल मेम्ब्रेन जो है वो इन एलिमेंट की ना बनी होगी, इन चीज़ों की ना बनी होगी, जैसे कि फैट्स हैं, मालिक्यूल्स हैं, सेलुलोज मालिक्यूल है, प्रोटीन मालिक्यूल है, तो इनकी ना बनी होगी तो वो वाटर में सॉल्युबल हो जाएगी। तो ये थी इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन, हमारा सेकंड लेक्चर, सेकंड चैप्टर का फर्स्ट ईयर में। आई होप आपको लेक्चर की समझ आई होगी। जिस पॉइंट में जहाँ पर भी कोई भी मुश्किल हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।